पिछले बार एक जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, ठीक है, उसके अंदर मतलब आपको याद होगा कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करना है। क्या होता है वो, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस ऐसा करके। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे होता है, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस, राइट। तो वैसे ही डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1 s1 प्लस m2 s2 वेक्टर प्लस m3 s3 वेक्टर सर डिवाइड बाय क्या, m1 प्लस m2 प्लस m3। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद करो मैंने जो पिछले बार जो लिख के दिया था वो पूरा का पूरा एक पेज जहां पे अपन ने दिखा था, वो निकालो, वो पेज निकालो, कौन सा पेज, हाँ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, फिर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, फिर फोर्स था ना वहां पे। हाँ, अब उसमें एक पेज मैंने छोड़ने को बोला था, एक पेज था और एक छोड़ने को बोला था, ठीक है, और उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करके बोला था, ठीक है। उस पेज में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो करना ही है, ठीक है, बट उसके नीचे मतलब कंजर्वेशन मोमेंटम के पहले अभी इधर एक नीचे लिखो या फिर एक मिनट, कंजर्वेशन मोमेंटम आपने लिख दिया है क्या, आपने एक काम करो, हाँ लिखा नहीं होगा तो अच्छी बात है, लिखा होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिर्फ इतना लिखो गाइस, इतना लिखो, इफ, ठीक है, नेट फोर्स इज 0, तो नेट फोर्स ही क्या होता है, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास। देखो, अरे नेट फोर्स क्या था, फोर्स ऑन, प्रूव किया था ना अपन ने। सो इफ नेट फोर्स इज 0 देन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कितना होगा, 0। इतना तो समझ में है, क्यों, नेट फोर्स इज नथिंग बट फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कांस्टेंट। भाई इतना तो कंफर्म है ना। अब मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, इफ इसके अंदर एंड, ये तो है ही, एंड क्या, इफ u ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, मतलब सेंटर ऑफ मास पहले रुका हुआ है, तो क्या होगा, ये दोनों चीज कंडीशन होंगी, देन क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 0। इतना सबको समझ में। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 कब होगा बताओ, हाँ, मतलब पहले जितने भी मासेस m1 m2 m3 m4 ये सब कुछ क्या है, रुके हुए, और फिर नेट फोर्स उसके अंदर 0 है, तो मासेस मूव भी करना चालू हो गए, उनका सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या रहेगा, उसी पॉइंट पे रहेगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ मास बदलेगा क्या, चेंज होगा क्या, मतलब उसका पोजीशन चेंज होगा क्या। अरे भाई समझ में आया कि नहीं, मतलब सबसे बेस्ट एग्जांपल, एक प्लैंक के उसके ऊपर मैं खड़ा हूं, तो प्लैंक और मैं हम लोग क्या है, रुके हुए हैं। अब मुझे बताओ मैंने घूमना चालू किया और सपोज प्लैंक ने भी घूमना चालू किया, तो मैंने घूमना चालू किसके वजह से, फ्रिक्शन, प्लैंक ने भी घूमना चालू किसके वजह से, एक्शन रिएक्शन, फ्रिक्शन क्या हो जाता है 0, तो नेट फोर्स कितना हो गया 0, तो नेट फोर्स प्लैंक के ऊपर और मेरे ऊपर कितना है 0। अब पहले ही हम दोनों रुके हुए हैं, तो हम दोनों का सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, वही रहेगा, क्या वो चेंज होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0, मतलब सेंटर ऑफ मास उधर ही रहेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा, तो डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास उधर हो, ये देखो ये 0 होगा, इसका मतलब ये 0 होगा, इसका मतलब क्या, m1 s1 प्लस क्या m2 s2 प्लस m3 s3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम में आता है। बट ये कब वैलिड है, जब नहीं अभी, हाँ जब सारे इसमें इनिशियली वो सब लोग क्या है, रेस्ट पे है, एंड नेट फोर्स कितना है 0, यही तो है ना।
हम लोग सब रुके हुए हैं ना। इनिशियल वेलोसिटी 0 मतलब रुके हुए हैं। ये देखने दिख रहा है ना, नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास 0, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, एंड क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फिर फाइनली भी कितना होगा, 0 ही होगा। 0 होगा मतलब वो क्या कर रहा है, रुका हुआ है। रुका हुआ है मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, तो डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास कितना है, डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास 0 है। मतलब इन शॉर्ट ये कंडीशन अभी मैं जो किया है ना, अभी आपको समझ में आएगा ये कहाँ पे यूज करना है। आपको सिर्फ इतना लिखना है और डायरेक्टली इसको यूज करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना है। लिखो इसको पहले, ठीक है। ये जो है, ठीक है, ये चीज एकदम दिमाग में रखना है। अब ये चीज कब यूज करते हैं, मैंने क्या बोला, जब नेट फोर्स क्या है, दो ही कंडीशन है, नेट फोर्स 0 है, सब लोग एक पहले स्टार्टिंग में रेस्ट पे। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका, ये एग्जांपल बहुत कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। यहां पे देखो एक बहुत बड़ा सा प्लैंक है जो ऐसे ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है ऐसे। ये जो प्लैंक है वो है 60 केजी का, आदमी है 40 केजी का, एकदम कॉमन एग्जांपल है। और ऐसा पकड़ लो ये 10 मीटर का क्या है, प्लैंक। अब प्लैंक एंड ग्राउंड, इसके बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो इधर का फ्रिक्शन कितना हुआ, 0। यहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। अब क्या हुआ, ये आदमी ने चलना चालू किया, तो प्लैंक कहां पे आएगा, पीछे। क्यों आएगा, क्योंकि इसके ऊपर फ्रिक्शन कहां पे लगा, आगे। इसके ऊपर फ्रिक्शन कहां पे लगा, यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, बट इन दोनों के अंदर तो फ्रिक्शन है ना। इन दोनों के फ्रिक्शन नहीं होता तो ये चल पाता क्या, नहीं चल पाता ना, ठीक है। अब मुझे बताओ, पहले दोनों रुके हुए थे और ये दोनों के ऊपर नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स कितना है, 0 है ना। अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी 0, अलॉन्ग वाई एक्सिस तो 0 था ही, क्योंकि नॉर्मल एंड एमजी सब कट हो रहा था। बट यहां पे और यहां पे नेट फोर्स कितना है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस 0। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस नेट फोर्स 0 है, तो इनका डिस्प्लेसमेंट भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना होगा, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट। हम लोग भाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कितना होगा, 0। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन पूछा है कि आदमी चलना चालू करता है, जब ये इसके एंड में पहुंचता है तो प्लैंक कितना पीछे गया होगा, ऐसे समझ में आया? अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, यहां पे देखो m1 × 10। हाँ, यहां पे सपोज ये प्लैंक गया कहां पे, पीछे, ऐसे। आदमी कहां पे पहुंचा, 10 मीटर्स आगे। यहां पे, बराबर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पीछे, प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x। तो ये था जैसे प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आदमी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आदमी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां पे देखो माइनस, आदमी का डिस्प्लेसमेंट 10 हुआ। नहीं वो जितना पीछे है उतना वो कम। कितना आदमी इधर से इधर गया ना, कितना डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, देखो ना, ये 10 है, उसमें से x गया, कितना बचा। अरे भाई भानु सर को बुलाए क्या, तो 10 माइनस x। अरे समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट s1 वेक्टर, ये क्या था, इसको m1 लेते हैं, इसको m2 लेते हैं। अब इक्वेशन क्या आएगा, m1 s1 प्लस क्या, m2 s2 इक्वल टू 0। क्यों यूज किया, हाँ, f नेट कितना है, 0। एंड सिस्टम पहले क्या था, रेस्ट ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कितनी है, 0। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, ये यूज कर सकते हैं। अब m1 कितना हो गया, 40। s1 कितना है, 10 माइनस x आई कैप ना। m2 कितना है, 60। s2 वेक्टर कितना है, माइनस x, तो इंटू माइनस x। आपको समझ में आ रहा है, इक्वल टू क्या करेंगे,
0। अरे समझ में? अब इसमें कितना हुआ 400, ये क्या 40x एंड 60x, सॉरी 100 इज इक्वल टू क्या 100x, तो x की वैल्यू कितनी, तो कितना मीटर पीछे गया, तो ये 4 मीटर गया और ये 6 मीटर गया। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्या लगा के m1 s1 प्लस m2 s2 लगा के। करो इसको, नहीं गिवन थोड़ी होता है, नेट फोर्स 0 क्यों इधर, अरे भाई इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे, इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे, तो नेट फ्रिक्शन कितना 0, एक्शन रिएक्शन, फ्रिक्शन बिकम्स इंटरनल फोर्स इफ यू कंसीडर m प्लस m एज अ सिस्टम। जो पे छोड़ा था उस पे करना है, हाँ जो पे छोड़ा था उस पे नहीं, ये अलग इक्वेशन अलग है, पर प्ले पेज तो थ्योरी वाला सही है, वो भी जब कैंसिल ना तो होता ही नहीं क्वेश्चन सॉल्व, नहीं होता इससे। नीचे फ्रिक्शन होता तो मुझे बताओ नेट फोर्स 0 होता क्या, नहीं, फिर ये सॉल्व होता नहीं, ऐसे नहीं होता, मतलब ये लगा नहीं सकते थे। चलो अभी अपन जाते हैं एचसीओमा में क्वेश्चन में, ये सॉल्व करो आप लोग। ये क्वेश्चन देखो, इसी के ऊपर है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखो चेक करो, करो फटाफट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर एचसीओमा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 मिस्टर वर्मा एंड मिस्टर माथुर वाला। अगेन एचसीओमा का क्वेश्चन नंबर 12 है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन बहुत फास्ट सॉल्व हो सकता है, बस आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन सब पढ़ा होगा, राइट, पढ़ा नहीं होगा तो भाई एक बार पढ़ लो। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना देखते क्विकली, ठीक है, मतलब जैसे विद इन अगेन इस क्वेश्चन को 2 मिनट सॉल्व करना है तो कैसे करना है। तो पहले क्या क्या दिया है, 2 लोग है 50 kg 60 kg, ठीक है, देयर आर 2 एक्सट्रीम्स ऑफ 4 मीटर लॉन्ग बोट, ठीक है। तो मैं ऐसे यहां पे ड्रॉ करता हूं कि ऐसी बोट है, ठीक है। अब यहां पे एक है और यहां पे एक है, ठीक है। अब इसको मानते हैं अपन 60 kg और इसको मानते हैं अपन 50 kg, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है, और ये बोट जो है वो कितना है 40 kg, कितना मीटर बोट है 4 मीटर। अब ये दोनों चालू किया, ठीक है, दोनों एक दूसरे के इधर जाना चालू किया, ठीक है, और वो बीच में आके मैकेनिक्स का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। अभी यहाँ पे मिस्टर माथुर है, मिस्टर वर्मा है, आपने ऐसा उल्टा किया होगा शायद, तो अपन उल्टा ही करते क्या, मतलब आपको समझने के लिए, नहीं तो उल्टा उल्टा हो जाएगा आपके लिए। ये 50 kg 60 kg, ठीक है। तो ये मिस्टर वर्मा है, अपने एचसी वर्मा सर, और ये माथुर है, दोनों आए बीच में। अब जब बीच में आए तो क्या बोट ऐसी रुकी हुई थी, जब ये बीच में आएंगे तो बोट क्या करेगी, मूव करेगी ना, हाँ। अब 60 kg तो ऐसा होगा कि चलो ये ज्यादा फ्रिक्शन डालेगा तो बोट इधर मूव करेगी, तो ऐसा पकड़ लेते हैं, ये वाला वो कंडीशन है, बराबर। ये इधर होता तो बिलो बोट इधर जाती है, कुछ भी आपको जो करना है वो करो, ठीक है, वो आंसर बराबर हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब ये बोट का सेंटर है, ठीक है। अब ये सेंटर कहां पे चला गया, इधर, कितना डिस्टेंस आगे गया होगा वो, सपोज ये बोट जो है वो एक्स गया। अब ध्यान में रखना, ये दोनों लोग इधर पहुंचे, ये इधर पहुंचा, ये भी इधर पहुंचा, ठीक है। ये अपना 50 kg वाला, ये 60 kg, दोनों इधर पहुंचे। पर जब दोनों इधर पहुंचे तो वो एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं पहुंचे, मतलब सेंटर मतलब इधर नहीं पहुंचे, वो थोड़े से इस तरफ पहुंचे, ठीक है। और वो कितना, तो जितना बोट ने मूव किया x, ठीक है, उतना। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ये जो टोटल लेंथ है, ठीक है, ये टोटल लेंथ कितनी थी, 4 मीटर का, 2 मीटर थी, और ये भी कितनी थी 2 मीटर। तो मुझे बताओ इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, अभी मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा, मैं हर एक को अपना अलग अलग वर्ड, ये m1 है, m2 है और ये m3 है। तो m1 का डिस्प्लेसमेंट s1 ले लेते हैं, कितना है वो 2 प्लस डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये 2 प्लस x,
समझ में आ रहा है? अरे भाई ये तो 2 ही था ही ना, x इधर चला गया तो ये कितना हुआ 2 प्लस एक्स, ये था डिस्प्लेसमेंट 1। ये डिस्प्लेसमेंट कितना था, ये टोटल 2 था, x गया तो ये कितना 2, तो ये जो s2 वेक्टर था वो कितना था 2 माइनस एक्स, और ये खुद तो ये था क्या s3 वेक्टर। वेक्टर भी लिख दिया ना अपन ने, समझ में है? अब क्या करेंगे, यहां पे 3 बॉडीज है, तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया। अब डायग्राम ड्रॉ करने के बाद कौन सा चीज लगाना है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कौन सा है, m1s1 प्लस m2s2 प्लस m3s3 इक्वल टू क्या करेंगे 0। क्यों किया ये चीज, क्योंकि नेट फोर्स इसके ऊपर क्या है 0, क्योंकि ये फ्रिक्शन फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन फ्रिक्शन, 0 क्या करेगा कैंसिल, तो नेट फ्रिक्शन क्या बन जाएगा इंटरनल फोर्स, फ्रिक्शन क्या बन जाएगा इंटरनल फोर्स, तो नेट फोर्स इज 0, नेट फ्रिक्शन इज 0। तो मेरा कंडीशन तो सेटिस्फाई है ही ना, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या है 0, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा 0। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास क्या होता है m1s1 plus m2s2 plus m3s3 डिवाइड बाय m1 plus m2 plus m3 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास। वो 0 है तो ये भी 0 है। तो ये क्यों आया, जिनको ये पता नहीं है भाई थ्योरी में अपने लिखा हुआ है उसको रीड कर लो ये क्यों होता है, बट ये दिमाग में रखना है और इसको अभी डायरेक्टली सॉल्व करना है। तो क्या हो गया m1 क्या हो गया 50 इंटू क्या 50 इंटू क्या 2 प्लस एक्स, इधर m2 60 इंटू क्या 2 माइनस एक्स का माइनस मतलब क्या प्लस m3s3 40 इंटू एक्स इक्वल टू 0। बस ये इक्वेशन को सॉल्व करो, x minus 2 इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा x, नहीं छोड़ो लिख ही देता हूँ ना प्रॉपर जो भी है वो 2 माइनस, तो माइनस ऑफ 2 माइनस एक्स, ये 0.13 मीटर्स। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। एक चीज एज्यूम करनी है, ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है, देयर इज नो, ये कहां पे रखा है कहीं पे एकदम दूर। अभी जो मॉड्यूल है अपना, आप लोगों ने अभी सिर्फ 3 ही चीजें की ना, काफी है, HC वर्मा डिसिपेंडेंट मॉड्यूल्स, बस मतलब उतना खत्म कर लो, अच्छा हो जाएगा तुम्हारा, ये काफी है उसमें। ओके सो गाइस ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अगेन HC वर्मा का क्वेश्चन नंबर 14 है, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन चैप्टर का। ये क्वेश्चन भी एक्चुअली बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कंसेप्ट कौन सा लगाना है, यहाँ पे देयर इज नो ग्रेविटी इफेक्ट, इसमें कंसेप्ट वही लगाना है m1s1 प्लस m2s2 इक्वल टू क्या 0। ये कंसेप्ट क्या होता है, इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। ये दोनों रुके हुए तो सेंटर ऑफ मास भी हमेशा रुका ही रहेगा, क्योंकि देयर इज नो नेट फोर्स। नेट फोर्स मतलब ये मंकी जब ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर टेंशन कहां पे ऊपर, इसके ऊपर टेंशन नीचे, तो नेट टेंशन कितना हुआ 0, नेट टेंशन 0 है, ठीक है, मतलब नेट फोर्स 0 है। तो ये जो मंकी सपोज ऊपर चला गया तो बलून कहां पे आ गया नीचे आ गया, तो बलून ऐसा पकड़ लो, बलून ऐसे नीचे आ गया, मंकी यहाँ पे अरे ऐसा पकड़ रहा है, हाँ पहुंच गया ऐसे, ये मंकी ऊपर जाते थे छोटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ये जो है, तो ये कितना मंकी कितना ऊपर गया x, तो ये जो है बलून कितना नीचे आया L माइनस एक्स, बराबर ना। सर मंकी माइनस x ऊपर गया और बलून x से नीचे आया ना। अरे जो भी करो सेम ही आएगा। तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट S1, ये डिस्प्लेसमेंट क्या S2। क्या करोगे अपन m1s1, तो बेसिकली क्या m इंटू क्या x, ये ऊपर कैपिटल M इंटू क्या L माइनस एक्स का माइनस, मतलब क्या x माइनस एल, माइनस ऑफ L माइनस एक्स करेंगे ना, क्योंकि ये नीचे माइनस जे कैप है, ये ऊपर
प्लस जे कैप है, तो मैं इसको एल माइनस एक्स एक्स माइनस एल करता हूँ क्योंकि माइनस सिंबल डाल चुका हूँ मैं, इक्वल टू क्या करेंगे 0। आ गया ना तुम्हारा आंसर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, एम एल यहाँ पे जाएगा डिवाइड बाय क्या एम प्लस एम। समझ में आ रहा है? ठीक है। बाय व्हाट डिस्टेंस डज द बलून डिसेंड, तो बलून के लिए क्या एल माइनस एक्स। हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो एल माइनस एक्स कर लो, आंसर एल माइनस एक्स है। हाँ एल माइनस एक्स आंसर है, तो आंसर क्या है एल माइनस एक्स, कितना है वो अभी स्मॉल एम इंटू एल डिवाइड बाय एम प्लस एम, ये इसका आंसर है। ठीक है, जो क्वेश्चन जो पूछा है वो, ठीक है। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो मैंने अभी कर लिया था, मुझे रब नहीं करना था। ठीक है, सब लोग एक बार चेक करो मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है। व्हाट इज मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, बराबर ना। ठीक है, दैट इज मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट क्या, सम ऑफ ऑल द मोमेंटम्स p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4, उनको हम लोग मोमेंटम नेट मोमेंटम बोलेंगे। तो नेट मोमेंटम इज मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखा है। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, जो मैंने यहां पे देखो, अब इसके दो डेरिवेशंस है। ठीक है, टॉपिक का हम लोग नाम लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब एकदम सिंपल होता है। ठीक है, कंजर्वेशन मोमेंटम मतलब जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, इनिशियल एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। अपने केस में मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब क्या होगा, इनिशियल नेट मोमेंटम, नेट मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू क्या नेट मोमेंटम फाइनल, मतलब सारे पार्टिकल्स का इनिशियल नेट मोमेंटम इक्वल टू फाइनल नेट मोमेंटम, यही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। बट एक कब कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दो टाइप के डेरिवेशंस होते हैं, दोनों डेरिवेशंस एक्चुअली सेम ही है। ठीक है, मुझे बताओ फोर्स का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है। मैं जब फोर्स बोलता हूं तो फोर्स का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या नेट मोमेंटम dp बाय dt। अब मुझे बताओ नेट फोर्स मतलब फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास, एंड नेट मोमेंटम मतलब क्या मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब नेट फोर्स 0 होगा तो ये भी चीज क्या होगा 0। अब ये चीज 0 मतलब क्या, नेट मोमेंटम क्या हो जाएगा कांस्टेंट ना। अरे ये चीज 0 मतलब नेट मोमेंटम क्या कांस्टेंट, मतलब नेट मोमेंटम मतलब मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट। नेट मोमेंटम मतलब कांस्टेंट मतलब क्या, इनिशियल नेट मोमेंटम इक्वल टू फाइनल नेट मोमेंटम। तो डायरेक्टली आ गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं ना। ठीक है, तो मतलब मैं क्या बोलूंगा p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस इनिशियल इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3 फाइनल, मतलब सारे मोमेंटम्स को। बट ये कब होगा, ये कंडीशन क्या है, इफ द नेट फोर्स इज 0। नेट फोर्स इज 0 मतलब सिस्टम रहेगी m1 m2 m3 m4, सबको एज सिस्टम पकड़ने का और देखने का इनके अंदर नेट फोर्स 0 है कि नहीं। अब सब मुझे तो नेट फोर्स सिर्फ x एक्सिस के अलोंग 0, तो मोमेंटम कंजर्वेशन कहां पे होगा, सिर्फ x एक्सिस के ऊपर। मोमेंटम सब नेट फोर्स सिर्फ y एक्सिस के अलोंग है तो सिर्फ y एक्सिस के, सब एक्सिस के अलोंग 0 है तो मोमेंटम कंजर्व कहां पे करेंगे, अलोंग ऑल एक्सिस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आई कैप जे कैप के कैप से भी हो सकता है। मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ क्या लिखो, आई कैप के कैप, या फिर एक्स वाई जेड कंपोनेंट वगैरह निकाल के सॉल्व करो। तो वो आपका काम है कौन से क्वेश्चन में क्या करना है। कभी कभी आई कैप जे कैप के कैप से भी करना पड़ता है और कभी कभी कंपोनेंट से भी करना पड़ता है। वो आपको देख के आपका मैथ्स कितना अच्छा है उसमें समझ में आए। नहीं मुझे बताओ, ये पता है फोर्स का डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब फोर्स 0 है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या हो गया, dp बाई dt 0 है। ये कब 0 होता है, कभी डेरिवेटिव 0 कब होता है, जब नेट मोमेंटम क्या होगा कांस्टेंट। कोई कांस्टेंट का ही तो डेरिवेटिव 0 होता है,
ये 0 है तो हमेशा यही रहेगा, ठीक है। ये 0 क्यों है? क्योंकि ये क्या होगा, कांस्टेंट। वेरिएबल होगा तो फिर वो टाइम वाला चीज आएगा ना, 0 से टाइम के टी में वो सब कुछ चीजें। और अभी क्या कंडीशन क्या है, ये 4 0 है, मतलब ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। एक ये चीज समझा। और सेकंड चीज अपना नॉर्मल, मतलब ये थोड़ा सा लंबा वाला पार्ट है बट वो सेम ही चीज है। मुझे एक बात बताओ, नेट फोर्स 0 है, मतलब क्या चीज 0 है? नहीं, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास भी क्या है? 0। और फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास 0 है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? 0। मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गई? कांस्टेंट। इसको मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हुआ? हाँ, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या हो गया? कांस्टेंट। अब मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब क्या होता है? मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास नथिंग बट नेट मोमेंटम ना। तो यहां से नेट मोमेंटम भी क्या हो गया? कांस्टेंट। नेट मोमेंटम कांस्टेंट मतलब यही हुआ ना, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, सेम ही चीज है। तो ये लंबा लिख के दिया और यहाँ पे डायरेक्टली अपने को पता है फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अपना एक बड़े से ब्रैकेट में लिख दो ये वाला। कब कर सकते हो? इफ द नेट फोर्स इज 0, बस। अब मैं पहले 3-4 बेसिक क्वेश्चंस कराता हूं, फिर HCO, ठीक है। चलो, तो अभी एक 2-3 क्वेश्चन में फटाफट देता हूं। इजी क्वेश्चन है गाइस, कुछ नहीं, ठीक है। अब समझ लो, यहां पे मास m है और ये बंदा इसके ऊपर खड़ा है, स्मॉल m का। अब क्वेश्चन सुनो, यहां पे क्या है? अभी तक क्वेश्चन क्या था? इधर से इधर पहुंचा तो कितना डिस्प्लेस हुआ ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अब इसने चलना चालू किया और इसका वेलोसिटी हुआ v0। तो बोला है कि भाई इसका वेलोसिटी कितना होगा। समझ में आना? कैसे करेंगे? वेलोसिटी निकालना है क्या? मुझे बताओ, यहां पे मोमेंटम कंजर्व होगा? क्यों भाई? इधर फ्रिक्शन, इधर का फ्रिक्शन इधर, तो नेट फ्रिक्शन कितना? तो नेट फोर्स कितना? 0। और ग्राउंड में फ्रिक्शन नहीं है, यहां का म्यू 0 है। अब नेट फ्रिक्शन 0 है, नेट फोर्स 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या? इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम कितना था? इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0। दोनों रुके हुए थे तो 0 था। फाइनल मोमेंटम कितना था? इधर का कितना? mv0। अब पूछे था ना i कैप एंड माइनस एम। अब एक ही डायमेंशन में तो i कैप लिखने की जरूरत है क्या? प्लस एंड माइनस डाल दो। यहाँ पे क्या होगा? mv0, हाँ, माइनस mv। तो क्या हुआ आंसर? mv0 बाय कैपिटल M। सबको समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल है ना, इसमें कुछ है ही नहीं। अब एग्जाम्पल 2, ये भी कॉमन एग्जाम्पल है। क्या दिख रहा है? गन है, गन, ठीक है। गन का मास क्या है? m। गन से, अभी गन से सपोज गन एंड बुलेट सब मिला के मास m है। अब नहीं, बुलेट का मास अलग है, ठीक है। नहीं तो अब क्योंकि वैसा भी क्वेश्चन है तो फिर माइनस करना पड़ेगा। अब एक स्मॉल m का बुलेट यहां से निकला, तो बुलेट निकला स्मॉल m और बुलेट निकला वेलोसिटी v0 से। तो इसका वेलोसिटी बोला कितना होगा? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉइल वेलोसिटी, बराबर ना। तो रिकॉइल वेलोसिटी कितना होगा? अब मुझे तो जब बुलेट से, मतलब ये जो सॉरी बुलेट क्या, गन से जब बुलेट निकलता है तो इसके ऊपर एक फोर्स आया और वो फोर्स सपोज कुछ F होगा।
तो सेम फोर्स कहां पे आएगा? पीछे। नेट फोर्स कितना हुआ? 0। रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन, ठीक है। तो नेट फोर्स तो 0 हो गया, नेट फोर्स 0 हो गया। अब पहले गन जो है वो ऐसी ही थी, बुलेट भी ऐसी ही थी, तो नेट टोटल, नेट मोमेंटम इनिशियल कितना था? 0। फाइनल मोमेंटम भी कितना है? 0। फाइनल मोमेंटम कितना है? m v नॉट माइनस क्या? m v r, रिकॉइल वेलोसिटी। सेम ही आया ना, तो रिकॉइल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? m v नॉट डिवाइड बाय m। बस M माइनस स्मॉल। पहले मैं आपके अपने नॉर्मल वाले सारे जो एग्जांपल्स हैं वो कर रहे, फिर अपन HRMA पे जाएंगे। मतलब पहले नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस हो जाएंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। अब एग्जांपल 3 देखो, ये एक बॉम्ब है, ठीक है। अब बॉम्ब क्या करेगा? फटेगा। बॉम्ब तो फटता ही है ना, ठीक है। तो बॉम्ब का मास जो है वो दिया m। हिंदी में क्या बोलते हैं बॉम्ब को? बम। तो बम फटेगा, ठीक है। तो अब बम फटेगा तो क्या होगा? बम का एक, बम बोलेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो बम ऐसे देखो, ऐसे फटा, बम का ये 1/3 पार्ट जा रहा है वेलोसिटी v नॉट से, 1/3 पार्ट वेलोसिटी v नॉट से गया। तो बोला है बचा हुआ पार्ट का वेलोसिटी कितना होगा? कितना होगा एग्जैक्टली कहां पे होगा? अरे इधर के फोर्स ऐसे लगे तो उधर फोर्स कैसे लगा? ऐसे ना, एग्जैक्टली अपोजिट होगा। तो कितना होगा? v, ये निकालना है। अब देखो यहां पे ये m/3 है गाइस, सब लोग यहां पे सुनो, ये m/3 है, तो ये मास कितना है? 2m/3। अब मुझे बताओ इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या? फाइनल मोमेंटम। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ये फोर्स इधर लगा, इसके ऊपर फोर्स कहां पे लगा? तो नेट फोर्स कितना हुआ? बाद में आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे फोर्स बहुत ही बड़ा फोर्स होता है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम के होता है। जब बम फटता है तो फोर्स तो इंस्टेंटली बड़ा हो गया था, उसी को इंपल्स बोलेंगे बाद में, ठीक है। वो अपन देखेंगे, मतलब इंपल्स मतलब फोर्स नहीं होता, फोर्स इनटू टाइम होता है, देखेंगे, ठीक है। बट वो उसको अच्छे से, क्योंकि इंपल्स जेई एडवांस में बहुत अपर लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं इंपल्स के ऊपर। तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा, नेक्स्ट लेक्चर इंपल्स का लेक्चर है। एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो, क्योंकि इंपल्स बहुत सारे लोग समझाते नहीं है। मैं आपको इंपल्स के ऊपर 1 घंटा नेक्स्ट लेक्चर होगा और उसको अच्छे से डिटेल में अपन देखेंगे, क्योंकि उसका जेई मेन तक तो ठीक है, हो जाएगा। जेई एडवांस में बहुत अच्छा मतलब उसका एप्लीकेशन है, बहुत सारे लोग उसके अंदर ही डूबते हैं, ठीक है। तो यहां पे नेट फोर्स 0 होगा, तो इनिशियल मोमेंट इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0। फाइनल मोमेंटम m/3 v नॉट माइनस क्या? 2m/3 v। तो v की वैल्यू कितनी आई? v नॉट/2। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं अभी 1 मिनट, मतलब मुझे अब आप में से वेक्टर्स किसका अच्छा है वो देखना है मुझे, वेक्टर, ठीक है। वही बम, अब बम के 3 पार्ट करेंगे। 4 क्यों भाई? इवन में थोड़ी जाना है अपने, ठीक है। तो अब समझो, ये जो बम है इसका एक टुकड़ा जो था उसका मास है m, दूसरे टुकड़े का मास है 2m और तीसरे का है 4m। कुछ अलग करेंगे तो टोटल मास कितना था? 7m। अब 2m मास का जो टुकड़ा था वो गया कुछ वेलोसिटी 3v नॉट से, m का जो टुकड़ा था वो गया वेलोसिटी v नॉट से। तो बोला है कि भाई इस टुकड़े का वेलोसिटी v, इस पार्ट का वेलोसिटी v कितना रहेगा? समझ रहे? मतलब पहले तो पूरा एक बम था, टूटने के बाद 3 बने, 2m का, m का, 4m का। टोटल मास कितना था इसका पहले? ऑलरेडी 7m। तो बताओ इसका वेलोसिटी v कितना होगा? मुझे देखना है कि इस क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके करने के, सबसे शॉर्ट तरीके से कौन करता है मुझे देखना है। ओके गाइस, सब लोग यहां पे देखो। इसका सबसे सिंपल तरीका, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सीईटी में आया, सपोज महाराष्ट्र सीईटी में, तो क्या लंबा मेथड शुरू करेंगे? क्या करेंगे?
सिंपल ना, सिंपल तरीका क्या होता है, नेट मोमेंटम कितना होना चाहिए बताओ। नेट मोमेंटम मतलब क्या, P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि इनिशियल भी 0 बाद में भी 0 होना चाहिए। नेट मोमेंटम 0 है, मतलब मैं मोमेंटम वेक्टर्स को ड्रॉ करूं, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर, 3 वेक्टर बने। भाई सब लोग सुनो, यहां पे देखो 3 वेक्टर्स है, 3 वेक्टर्स को एडिशन क्या होना चाहिए, 0। अब 3 वेक्टर के एडिशन मतलब क्या, ये वेक्टर कितना है मोमेंटम, अरे कितना है, P1 मतलब कितना है 2m इंटू 3v0 कितना 6mv0। ये मोमेंटम कितना है mv0। अरे भाई समझ में आया कि नहीं, और ये कितना था 4mv। मुझे एक बात बताओ, ये तीनों 3 मोमेंटम का एडिशन 0 कब होगा, वेक्टर पढ़ा है, जब इन दोनों का रिजल्टेंट इसको क्या करेगा एग्जैक्टली कैंसल, और इन दोनों का रिजल्टेंट डायरेक्टली निकल सकता है ना, कैसे, अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस वो स्क्वायर। तो यहां पे मुझे बताओ इसका जो मोमेंटम, नेट मोमेंटम है इसका, वो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ क्या 6mv0 का क्या स्क्वायर प्लस mv0 स्क्वायर, मतलब कितना, अंडर रूट ऑफ कितना 37mv0। अरे अंडर रूट से निकल गया, तो ये चीज और ये चीज दोनों की क्या होनी चाहिए, इक्वल होगी, तो ही क्या होगा, नेट मोमेंटम P1 प्लस P2 प्लस P3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये 0 क्यों, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम भी 0 है। इन शॉर्ट इसका आंसर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ क्या 37mv0 शुड बी इक्वल टू क्या 4mv, mm कैंसल, तो v की वैल्यू आ गई ना। आपको सबको समझ में आया, सबसे सिंपलेस्ट मेथड था। हाँ, अब कुछ लोगों ने यहाँ पे x कंपोनेंट y कंपोनेंट दोनों को भी किया, वो भी आप कर सकते, बट फाइनली क्या है, ये क्वेश्चन किसका है, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर वेक्टर के बहुत सारे तरीके थे सॉल्व करने के, आई कैप जे कैप से भी कर सकते, कुछ लोगों ने आई कैप जे कैप से किया, कैसे 6mv0 आई कैप प्लस mv0 जे कैप प्लस P3 वेक्टर इक्वल टू 0, तो इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप आ गया, उससे भी इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप आंसर आएगा। आपने बोला ना यूनिट वेक्टर से कर सकते हो, उससे आपको 3-4 मेथड है ना स्केलर वेक्टर के, इन शॉर्ट इसमें क्या काम में आएगा, स्केलर वेक्टर। समझ में आ रहा है, देखो एक चीज समझो, एक चीज समझो कि मैं आपका दिमाग के ऊपर काम आपको ही करना है। मैं आपको क्या पढ़ा सकता हूं, उसका बेस, और उस बेस को सिंप्लीफाई करके रख दूंगा, उसको कैसे यूज करना है एक लेवल तक मैं पढ़ा सकता हूं, बाकी आपका काम है। भाई हर एक चीज इसमें स्पून फीडिंग नहीं हो सकती, समझ में आ रहा है, मतलब एक्चुअल में देखो, पता है ऑफिशियली आपका जो 10th का सिलेबस था आईसीएसई का, उसको खोल के कभी देखो, उसको खत्म करना है ना, तो आप पूरे साल का सिलेबस 10 दिन में खत्म कर सकते हो, पता है। हाँ नहीं, पूरा भाई पूरे 10th का सिलेबस 10 दिन में खत्म कर सकते हो, एक एक, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, 10 टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, एक चैप्टर वही हो गया, क्योंकि वही लास्ट तक वही आने वाला है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको इवॉल्व होते रहना पड़ेगा, एडवांस तक तो पहुंचने के लिए तो और दिमाग लगेगा, ठीक है। एक टाइप का क्वेश्चन होता है जो लास्ट टाइप का क्वेश्चन, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग बचेगी अपनी, ठीक है। यही टाइप का क्वेश्चन होने के बाद बेसिक टाइप्स तो हो गए, फिर एचसीएफ मार्के में 2 क्वेश्चंस, यहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो 3 नहीं हो पाएंगे, शायद 2 हो पाएंगे। 2 क्वेश्चंस करेंगे, बाकी सब होमवर्क 30 क्वेश्चन आप पूरा का पूरा सॉल्व करके आना है, ठीक है। आज होमवर्क मिलेगा आपको, और आज आपका वो सेंटर ऑफ मास कोलिजन स्टार्ट, मतलब प्रॉपर तरीके से अच्छे से करके लाओ, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल 5 कैसे पता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, हाँ स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, मैंने एक बॉल को थ्रो किया, ठीक है, लेट्स से वेलोसिटी v0 से थ्रो किया, एंगल दिया 45 डिग्री, एक काम करते हैं √2 v0 से,
मतलब समझ जाओ, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन जा रहा है, ऐसा प्रोजेक्टाइल जा रहा है, ठीक है। अब एक चीज समझो हमेशा, ठीक है, पहले कंसेप्ट समझो, इसमें कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट क्या है कि प्रोजेक्टाइल जब जाता है, ठीक है, और ये बम है, देखो यार बम करके तुम ही हंसते हो यार, तुमको कुछ अलग ही दिखता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो बम है, ये बम जा रहा है, ठीक है, और ये बम हवा में फट गया। हाँ, अब कहां पे फटेगा, चलो कहीं पे भी फटे, देखो इधर फटा तो एक बम, सपोज एक बम का जो पार्ट, दो पार्ट में फटा सपोज, ठीक, तो एक पार्ट यहां पे गिर गया, एक पार्ट यहां पे गिर गया। अब दो पार्ट अलग अलग जगह से जा रहे हैं, बट एक चीज ध्यान में रखना, जब वो फटा तो नेट फोर्स कितना था उसके ऊपर, 0। एक ही फोर्स था, इन दोनों पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसमें तो एक ही फोर्स है, कौन सा, ग्रेविटी। तो ध्यान में रखना, अभी के लिए ये चीज दिमाग में रखो, इंपल्स के बाद और समझ में आएगा कि जब ये दो पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, जितने पार्ट में फटा होगा, उन चारों पार्ट इधर उधर जाएंगे ना सब, बट उन सबका जो सेंटर ऑफ मास है, उसका ट्रेजेक्टरी, मतलब उसका मोशन यही होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास चेंज, सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट के ऊपर सिर्फ mg फोर्स था ना, ये m के तो अलग अलग पार्ट हुए, m1 m2 m3 m4, पर सेंटर ऑफ मास हमेशा कैसे जाएगा, इधर ही जाएगा। तो अब क्वेश्चन सुनो क्या है, ये बम गया, बम फटा एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे वो फटा, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे 2 पार्ट में फटा, एक मास वही m/3 और दूसरा 2m/3 में फटा। जो m/3 का मास था, मतलब ऐसा दिया है ना, क्वेश्चन में दिया है, m/3 मास जो है वो सीधा ऐसे गिरा, समझ में आ रहा है, ये m/3 मास वाला इधर गिरा, तो बोला है भाई 2m/3 मास कहां पे गिरेगा, तो 2m/3 मास कहां पे गिरेगा, वैसे वो ऐसा कुछ जाके कहां पे गिरेगा, इधर गिरेगा, रिजल्टेंट का मोशन सेंटर ऑफ मास का होगा। तो मुझे बताओ ये 2m/3 मास कहां पे गिरेगा, ये पूछा है। अब मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा और, इसमें दूसरा मैं क्वेश्चन पूछने वाला था, अब इसके लिए इसकी सब जरूरत नहीं है, मतलब ये जो है ना, किसकी, इसकी जरूरत नहीं है, मतलब डेटा जो है ये V0 पकड़ लो, 45 डिग्री, किस भी ठीक, एक काम कर, थीटा पे करते हैं, चलेगा, ये यू कर लेते हैं, ये यू कर लेते हैं, थीटा कर लेते हैं, ठीक है। किसी का हुआ क्या, देखो इसमें एकदम सिंपल चीज करनी है, सेंटर ऑफ मास कहां पे है भाई, जब ये नीचे गिरेगा तो सेंटर ऑफ मास कहां पे गिरेगा, यहां पे गिरेगा। सेंटर ऑफ मास का तो लोकेशन अपने को पता है कैसे, r,0 रेंज है ना, अरे भाई रेंज पे ही है ना। अब तुम लोग को इतना चीज समझो, ठीक है, चलो इसको अपन ने ओरिजिन ले लिया, बराबर, तो ये चीज क्या हो जाएगा, r,0, r इज रेंज, रेंज की वैल्यू कितनी है तो पता है अपने को, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, तो r भी पता है। इसका कहां पे लोकेशन है, r/2, 0, तो बोला है भाई इसका लोकेशन कहां पे होगा, इसका लोकेशन अपन पकड़ते हैं x, 0, ठीक है। तो अब मुझे बताओ x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय क्या, m1 प्लस m2, भाई ऐसे ही करोगे ना, और क्या करोगे, हाँ, x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास कितना है, r, m1 कितना है, m/3 इंटू क्या, r/3 प्लस m2 2m/3, क्या, सॉरी r/2, r/2, और ये क्या है, इंटू क्या, x डिवाइड बाय m/3 प्लस 2m/3 कितना, m, बस इससे क्या मिल जाएगा तुमको,
x आ गया आंसर, So, ये x हाँ S is equal to M1 S1 plus M2 S2 S सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट R है। नहीं अभी अपने को क्या करना है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे पहुंच गया है तो ये लोकेशन है, इसका ये लोकेशन है, इसका ये लोकेशन, डायरेक्ट पोजीशन से करो ना, सर डिस्प्लेसमेंट से क्यों करना है? और इजी हो जाएगा ना, आपको ये सब कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। S1 सेंटर ऑफ मास का रहता है, S ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वो सेंटर ऑफ M1 मास क्या है? R हाँ तो फाइनली तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास यही है, S1 भी यही है, यही तो यही फॉर्मूला है ना, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर वही है। तो यही है ना। होल नंबर वैल्यू है 1.5 हाँ मैं M1 S1 plus M2 S2 जीरो कैसे किया करेंगे? आपको सबको समझ में है? यहाँ पे M1 S1 plus M2 S2 इक्वल टू 0 नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे अरे भाई डिस्प्लेसमेंट है, फाइनली तो यही आएगा ना। इसमें मोमेंटम का क्वेश्चन बनाना है तो मैं ऐसे बना सकता, सब लोग सुनो, इसमें मोमेंटम का कनेक्शन नहीं था, ये अलग कंसेप्ट था, मतलब ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब क्वेश्चन बनाने के लिए तो बहुत सारे दे सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, सब लोग यहाँ पे देखो, इसी क्वेश्चन में टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब ये क्या हुआ, बम फट गया तो एक तो सीधा नीचे गिरा, तो बोला है जो दूसरा मास है ये दिया है, एक सीधा नीचे गिरा ये दिया है, तो उस केस में बोला है कि जो दूसरा मास है उसकी वेलोसिटी कितनी हो। सो टॉप मोस्ट पॉइंट पे इनिशियल मोमेंटम कितना था? इनिशियल मोमेंटम कितना था? m इंटू क्या? u cos थीटा। अरे भाई यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम कितना था? m u cos थीटा। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना था? m/3 का तो इधर 0 था ना, इसका कितना था? 2m/3 इंटू क्या? v, उससे क्या मिल जाएगा? p। ये मोमेंटम का क्वेश्चन हो गया। किसी ने v निकालना है तो v वैसे निकालना है, पर फाइनली सब कुछ छोड़ छोड़ के आंसर तो वही आएगा। तो आपने मोमेंटम कंडीशन लगाया, इसलिए मैं कहता कि लोग उसको थोड़ा सा लंबा खींच के किया आपने क्वेश्चन को, वो डायरेक्टली इससे करोगे, ठीक है? सबको समझ में है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन। ओके गाइस, सब लोग सुनो, क्वेश्चन देखा आपने? एक्चुअल में ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन ऐसे बहुत ही, देखो मैं सारे क्वेश्चन में सिर्फ एक आध क्वेश्चन दिखा रहा हूं कि कैसे होता है। एच शर्मा के ऐसे 3-4 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 अच्छे क्वेश्चन, स्टार मार्क करके रखो 27, 28, 29। पहले आप ट्राई मार के आओगे, फिर अपन अगले लेक्चर में उसका आप ट्राई मारोगे तो मैं सोल्यूशन देख के क्या फायदा, ठीक है? आप ट्राई मारो, आपको क्वेश्चन नंबर 30 तक तो सब करनी है, बट 27, 28, 29 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे और कोई वैसे अच्छे क्वेश्चंस नहीं, लास्ट वाले नहीं, 30 तक, 29 तक ही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 29 आपका होमवर्क है। एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपको करके अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन क्या दिया है, अ मैन ऑफ मास m, एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 19 एच.सी. वर्मा, चैप्टर कौन सा? सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, सबने पढ़ा ही होगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक मास है, एक m, कैपिटल M का एक मास है जो बैग ऑफ मास m लेके कूदा, ठीक है, ठीक है? और कुत्ते कुत्ते यहां पे इस h हाइट पे, ठीक है, उसको यहां पे क्या दिखा? पॉन्ड, और पॉन्ड के अंदर आना है, और जस्ट पॉन्ड के अंदर आके बचना है, तो उसको बैग को कितने स्पीड से थ्रो करेगा? मतलब देखो भाई, ये रियल लाइफ कंडीशन हो सकती है, ठीक है? आदमी फ्रस्ट्रेशन में आ गया, ठीक है? और सुनो सुनो, देखो देखो, नहीं, फ्रस्ट्रेशन में आ गया, भाई बोल रहा भाई जी एडवांस नहीं हो रहा, जी एडवांस नहीं हो रहा है, ठीक है?
ऊपर गया, कूदा, ठीक है, और जैसे ही कूदा और कूदते मतलब अंदर अंदर आते आते उसको सब कुछ समझ में है भाई जेईई एडवांस सब कुछ नहीं है भाई, जिंदगी में तो बहुत सारी चीजें हैं जो करने लायक है। मोहम आया है, आईआईटी क्या है, बाकी भी सब लोग जी रहे हैं ना, ठीक है। तो आपको ये बीच में रियलाइज हुआ, ठीक है, बट तब तक आप कूद चुके थे। बट अभी आप कैसे बच गए, क्योंकि अभी मुंबई से कूदोगे तो यार पॉन्ड तो नहीं मिलने वाला है, बट एक स्विमिंग पूल दिख गया। तो जैसे स्विमिंग पूल दिख गया आपकी यार, ठीक है, कि मतलब स्विमिंग पूल में जाऊंगा तो बच जाऊंगा, ठीक है। बट क्या, मुझे एक बात बताओ सिंपल, आप ऐसा बिल्डिंग से कूद रहे हो, ठीक है, और सिंपल सी बात है कि हवा में ऐसा ऐसा करके जाओगे, नहीं जाओगे ना। आपको स्विमिंग पूल के अंदर जाना है, अब ऐसा पकड़ लो हवा है नहीं, सिर्फ क्या है, ग्रेविटी। यहाँ पे एयर का इफेक्ट नहीं है, ग्रेविटी है। बड़ी एक अच्छी चीज थी, जब आप कूदे तो आपके हाथ में बैग थी और बैग के अंदर बुक्स थे। एच सी वर्मा, डीसी पांडे, वो एजाज गुप्ता टाइप के बुक थे, मैथ्स के बड़े बड़े, ठीक है, सिंगेज। तो आपको पता है कहीं ना कहीं आपके बुक का काम आएगा। क्यों पता है, देखो इसके अंदर आपके बुक्स थे। अब सिंपल सी बात है, देखो ये मास m है, ये मास m है। अब स्विमिंग पूल इधर था, मतलब पॉन्ड इधर था, इसको यहाँ पे जाना था, तो इसको ये वाली वेलोसिटी आनी चाहिए। अब इसके पास वेलोसिटी कौन सी थी, नीचे वाली थी, ये वाली वेलोसिटी थी। बट ये वेलोसिटी से तो क्या है, नीचे जाएगा, वो इधर नहीं जा पाएगा। अब उसको ये वाली वेलोसिटी आने के लिए इस बैग को क्या करना पड़ेगा, ऐसा थ्रो करना पड़ेगा। जैसे ये बैग को थ्रो करेगा तो इस बैग के ऊपर फोर्स कहां पे आएगा, इस तरफ। तो इसके ऊपर फोर्स कहां पे आएगा, इस तरफ, और ये फोर्स की वजह से यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। समझ में आ रहा है, मतलब इसको वेलोसिटी आ गई v2, तो इसको वेलोसिटी कितनी आई v1, और इस v1 की वजह से यहां पे, मतलब ये पॉन्ड है, ऐसा पकड़ लो, ये डिस्टेंस x यहां पे गिरेगा, मतलब समझ लो ना, ये डिस्टेंस x है। तो गाइज अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेट फोर्स कहां पे जीरो है, m प्लस m सिस्टम पे। क्या नेट फोर्स यहां पे जीरो है? अरे भाई तो ग्रेविटी है ना, अलॉन्ग x एक्सिस जीरो है। क्यों? इसके ऊपर फोर्स ऐसा, इसके ऊपर फोर्स ऐसा, एक्शन रिएक्शन जीरो। तो मैं m प्लस m सिस्टम मानूं तो इस m प्लस m सिस्टम में, इस पर्टिकुलर सिस्टम में नेट फोर्स कहां पे जीरो है, अलॉन्ग x एक्सिस जीरो। y एक्सिस जीरो नहीं है, y एक्सिस में तो ग्रेविटी है, तो y एक्सिस पे तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। मैंने बोला ना, जहां पे नेट फोर्स जीरो है वहां पे मोमेंटम कंजर्व होगा। तो यहां पे मोमेंटम कंजर्व कहां पे होगा, x एक्सिस। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है, जीरो अलॉन्ग x एक्सिस। फाइनल मोमेंटम कितना हुआ, कैपिटल M v1 माइनस m v2। अरे समझ में, तो एक तो रिलेशन किस में आ गया, वेलोसिटीज में। बस एकदम सिंपल था भाई, m v1 इज इक्वल टू क्या, m v2। इक्वेशन नंबर 1 ये तो बन ही गया भाई। मोमेंटम का क्वेश्चन तो इतना ही है, मोमेंटम का क्वेश्चन तो इतना ही है। बाकी जो भी अभी बचा क्वेश्चन है वो क्या है, काइनेमैटिक्स का। कैलकुलेट द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इम्पार्टेड टू द बैग सो दैट द मैन लैंड्स इन द वाटर। v2 फाइंड, ठीक है, v1 फाइंड। इफ द मैन जस्ट, बैग कहां पे लैंड करेगी, ये x दिया या h दिया है, आपको समझ में आया। अब इन शॉर्ट क्या है, अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन हो गया। प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन मतलब क्या, मैं यहाँ पे दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब यहाँ पे ऐसे करता हूँ। ये अपना मैन है, मास कितना m, ये v1 ऐसे थ्रो किया, तो ये जो है ये इसका क्या था, रेंज और x, और ये कितना था, कैपिटल H मतलब स्मॉल h। दोनों चीजें दी हुई है। हाँ, अब इसमें एक पंगा है, यहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है। कौन सी वेलोसिटी, vy जीरो है क्या, नहीं है, इट्स नॉट इक्वल टू जीरो। और तुम ये vy निकालने गए और फिर इस h से टाइम ये भी निकाल सकते हो, h से टाइम निकालोगे। एक बार टाइम निकल गया तो v1 इंटू टाइम x आ गया, बट ये टाइम निकालना बहुत जरूरी है। तो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। अब आपको तो टाइम कैसे निकाला जाता है,
हाँ, तो टाइम कैसे निकालना है? देखो यहां से निकला है ना, तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। तो टोटल टाइम माइनस ये वाला टाइम मिल गया। टोटल टाइम कितना लगेगा? देखो u 0 होता है तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में। अब टाइम निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? देखो यहां पे लिखता हूं मैं, s इक्वल टू क्या? यूटी प्लस क्या? हाफ एटी स्क्वायर। अब u की वैल्यू सपोज 0 लेंगे तो टाइम फटाफट मिलता है, बट यहां पे इधर का u 0 है क्या? नहीं है, तो इसलिए इधर का u निकालो ही मत, पूरा टाइम लो, इसमें ये टाइम माइनस करो तो टाइम मिलेगा। भाई काइनेमेटिक्स पढ़ा है ना, तो ये टाइम पूरा का पूरा कितना है? ये कितना है? h। पूरा h के लिए कितना टाइम लगेगा? हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। टी टोटल टाइम है, टोटल टाइम है ना, टोटल कितना मिला वो? हाँ, और सिर्फ इतना टाइम कितना है? ये वाला टाइम h माइनस h। तो यहाँ पे h माइनस h इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू ये वाला टाइम सम t डैश। तो मेरा टाइम क्या है, मतलब जो अपने को टाइम चाहिए वो कौन सा है? ये टाइम क्या है? t टोटल। t टोटल कितना हुआ यहाँ पे? 2h बाई जी का रूट ऑफ क्या? 2h बाई जी माइनस ये टाइम t डैश कितना है? 2h माइनस h बाई जी। अरे भाई यही है ना, दिखने में बड़ा दिख रहा है। अब ये टाइम आ गया तो x आ गया ना, तो x की वैल्यू क्या है? v1 इंटू टी। तो v1 कितना आ गया? x बाई दिस। बस वही आंसर है। और फिर उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट और वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिल जाएगा? v2। हाँ v2 और v2 इंटू टाइम से क्या मिल जाएगा? ये सब क्वेश्चन। हाँ, क्या ये समझ में आएगा? नहीं, ये क्या था? इस आदमी को इधर से इधर पूरा गिरने को कितना टाइम लगेगा? ऐसे को यूटी प्लस हाफ एटी, यू 0 है ना, तो कभी भी कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो टी कितना मिला? टी इन टर्म्स ऑफ क्या मिला? कैपिटल एच डायरेक्ट। कितना मिला वो? 2h बाई जी रूट। इधर से इधर कितना गिरने के कितना मिलेगा? h माइनस h बाई जी ना रूट। तो इस आदमी को इधर से इधर गिरने को कितना टाइम लगेगा? ये। अब भाई ये टाइम सपोज आदमी को इधर से इधर गिरने का पता है, तो उसी टाइम में वो इधर से इधर जाएगा ना। तो मतलब क्या होगा? x इक्वल टू क्या होगा? v1 इंटू टी। v1 का x कंपोनेंट t यहां पे डाल दो तो क्या मिल जाएगा? यहां से v1। v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x डिवाइड बाय क्या? t। t कितना है? 2h बाई जी माइनस अंडर रूट ऑफ 2h माइनस h बाई जी। बस यही आंसर है सीधा। अरे कुछ नहीं, सब बड़ा बड़ा आंसर है, बाकी कुछ है नहीं। कैसे समझ में आया? ये v1 मिल गया तो इससे इस v1 को यहाँ पे डाल दो तो क्या मिल जाएगा? v2। मतलब एक एक्चुअली क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का है। एक्चुअली इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन कहाँ पे है? सिर्फ इधर। बस मोमेंटम कंजर्वेशन इतना है, बाकी काइनेमेटिक्स। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, अभी जैसे अपना सेंटर ऑफ मास कोलिजन हो गया, अब मोमेंटम, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी, पावर सबका क्या होगा? मिक्स क्वेश्चंस आएंगे। जैसे एक एक चैप्टर्स बढ़ते जाते हैं ऐसे एक कंसेप्ट ऐड होते जाते हैं और बड़ा क्वेश्चन बनता है। बस सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए, थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए, हो जाएगा। एक मोटिवेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल अभी वो आपने शायद सुनी होगी शायद, ठीक है। ये एक छोटा सा स्टोरी है। ये स्टोरी शायद कुछ लोगों ने सुनी होगी, कुछ लोगों ने नहीं सुनी होगी, ठीक है। बट ये वाले स्टेज पे वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, तो इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। ये स्टोरी एक कौवे की है। कौवा पता है? तो कौवा और संत, ठीक है। तो एक कौवा था, मतलब जंगल में, कौवा तो जंगल में, मतलब शहरों में भी उड़ता है, बट वो जंगल में था, ठीक है। और जंगल में एक संत बैठे थे, ठीक है। अब कौवा और संत, ठीक है। कौवा संत जहां पे बैठा था और तपश्चर्या कर रहे थे, उनके ऊपर वाले पेड़ पे अपने कौवा बैठे थे, और कौवा जो है वो रो रहा था। अब रोते रोते उसके जो आंसू है वो संत पे गिर गए, और जैसे ही संत पे गिर गए उनका ध्यान ऊपर चला गया। कौवे को पूछा उन्होंने कि भाई रो क्यों रहा है?
तो कौवा बोलता है जिंदगी में मैं बहुत नाखुश हूँ, मुझे काला रंग मिला है, कोई मुझे देखता नहीं है, ठीक है, कोई मेरे तरफ मतलब कोई भी मुझे, ठीक है, अपने पास रखता नहीं है, लोग मेरे से दूर भागते हैं, नफरत करते हैं, ठीक है, तो मुझे, ठीक है, मुझे मतलब मैं बहुत तकलीफ में हूं। तो संत बोलते चलो ठीक है, मांगो क्या मांगना है, ठीक है। तो कौवा बोलता है मुझे हंस बनना है, ठीक है। अब जैसे ही हंस बनना है, संत उनको एक ही चीज बोलते कि एक काम करो, मैं आपको ये हंस बना दूंगा, बट उसके पहले आप जाके हंस से जाके पूछो कि उसको क्या बनना है और उसको क्या लगता है। कौवा उड़ उड़ के जाता है हंस के पास, हंस को पूछता है कि भाई मतलब कैसी चल रही है तुम्हारी जिंदगी। हंस बोलता है बिल्कुल यार, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रही है, मेरा तो सफेद रंग है। सफेद रंग कहाँ पे पहनते हैं, जब कोई मरता है वहां पे पहनते हैं, ठीक है। प्लस मैं उड़ नहीं पाता अच्छे से, अच्छी तरीके से मैं तुम्हारी तरह घूम नहीं पाता, तो मुझे तो भाई हंस, तो मुझे खुद पे ऊपर तो मुझे बिल्कुल मतलब मुझे वो नहीं चाहिए जो मैं हूं, मुझे बनना है। तो बोलते क्या बनना है, तो हंस बोलता मुझे तोता बनना है। अब तोता क्यों बनना है, ठीक है। ये कौवा कहां पे जाता है, तोते के पास। तोते को पूछता है भाई यार कैसे चल रहा है तुम्हारा जिंदगी, मुझे तो तोता बनना है। तो बोलता है बिल्कुल तोता मत बन भाई, ठीक है, कलर तो मेरे पास बहुत सारे हैं, बट लोग मुझे पिंजरे में बंद करके रखते हैं, कहीं पे जाने नहीं देते, ठीक है, पालतू बना के रखते हैं, मुझे घर पे रखते हैं, ठीक है। तो मुझे भाई, तो फिर कौवा पूछता है तुमको क्या बनना है, तो वो क्या बोलता है मोर बनना है। यार मोर तो सबसे किंग ऑफ बर्ड्स है ना, ठीक है। तो ये कौवा बोलता है चलो मोर को जाके पूछते हैं। मोर को जाके पूछते हैं तो मोर बोलता है, मतलब मोर का भी वापस रिप्लाई आता है, वो बोलता है यार कौवा देखो, मुझे मोर जो है ना इसमें बिल्कुल खुशी नहीं है, ठीक है, मैं सुंदर तो हूं, बट लोग उसका मेरे पंख जो है वो निकालते हैं, खींचते हैं, मुझे मारते हैं, ठीक है, मेरी तस्करी भी होती है, ठीक है। तो मुझे यार ये जो लाइफ में जी रहा हूं ना उसमें बिल्कुल आनंद नहीं है। तो कौवा बोलता है फिर तुझे क्या बनना है, मुझे बोलता है कौवा बनना है। क्यों, क्योंकि यार तुमको इतना अच्छा फ्रीडम है, कोई तुम्हारे पीछे, कोई शिकारी तुम्हारा शिकार नहीं करता, तुम आराम से घूम सकते हो, कहीं जाना है जहां पे जा सकते हो, उड़ सकते हो, मजा कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारे पीछे कुछ भी चीज नहीं है, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है जिंदगी का, तुम अच्छे से जी सकते हो। अब ये जब कौवे को पता चलता है और जो संत के पास आता है तो अपनी उनकी कहानी सुना देता है, ठीक है। और फिर संत उसको पूछता है अभी तुमको क्या बनना है, तो कौवा क्या बोलेगा, जो मैं हूं वही हूं। तो आपके साथ भी ऐसे ही होता है, ध्यान में रखना, कंपेयर कभी करना नहीं एक दूसरे के साथ। कहीं ना कहीं पे आप में से कोई होगा कि जो बहुत ही अच्छा टैलेंटेड होगा, जिसका आईक्यू बहुत अच्छा होगा, जिसका दिमाग बहुत अच्छा चल रहा होगा, और तुमने बोला इसका दिमाग अच्छा क्यों चलता है, मेरा क्यों नहीं चलता, मुझे तो उसके जैसा बनना है। भाई ये सब कंपेयर करना बंद करो। मैंने आपको हमेशा बोला है ना, आइंस्टाइन एंड न्यूटन, ठीक है, हर आइंस्टाइन एंड न्यूटन अपने जगह पे सही थे, बट ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अपने जगह पे सही थे। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, जैसे IIT ऑल इंडिया रैंक 1 या जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होके गए, उन्होंने कभी अपनी खुद की $1 बिलियन कंपनी नहीं बनाई, या वो जिस तरीके से जीना चाहते थे वो नहीं जी पाए, ठीक है। तो जो आप हो, आपको आपके ऊपर ध्यान देना है, आपको खुद को इंप्रूव करते रहना है, जिस भी फील्ड में हो, ठीक है। किसी का बोलना अच्छा हो सकता है, किसी का दिमाग मैथ्स में अच्छा हो सकता है, किसी का फिजिक्स में अच्छा हो सकता है, किसी का और में अच्छा हो सकता है, जो भी होगा आप वो करते रहो, ठीक है। तो ये एक सीख हमेशा दिमाग में रखो। और इस टाइम पे कंपैरिजन चालू हो जाता है, ठीक है। कंपटीशन अच्छी है बट कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं अरे मुझे इसको क्रॉस करना है, उसको क्रॉस करना है, और इसका ये कुछ नहीं। तो ये चीज एकदम दिमाग में रखो आप लोग, ठीक है।